Hello students, welcome back. So in the last lecture we discussed about de Broglie relation. de Broglie relation में बच्चों हमने ये पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई भी प्रोटॉन है, कोई बस है, ट्रक है, बुलेट है, बॉल है, तो इनको हम मैटर कह सकते हैं. एनी सब्सटेंस मीन्स एनी मैटर when they will be moving, जब ये मूव करेंगे उस टाइम पर इनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी एंड दैट वेव इज कॉल्ड मैटर वेव. तो इनके साथ जो वेव कनेक्टर एसोसिएटेड होता है when they are moving, then that wave can be called as matter wave. और इस वेव की वेवलेंथ अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेशन का यूज करके. Lambda is equal to h upon mv, where h is Planck's constant, m is mass of the substance, v is the velocity with which the substance is moving. इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं h upon p. What do you mean by p? p is momentum of the body. तो ये रिलेशन जो है वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी. अब ये जो वेव्स है मैटर वेव्स, ये और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इनमें कोई डिफरेंस है या फिर ये सिमिलर है? तो हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन मैटर वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. हमारे साथ जो वेव्स एसोसिएटेड होती हैं जब हम मूव करते हैं, उनमें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहला डिफरेंस जो है वो इनके कॉम्पोजिशन में ही आ गया. ये वेव्स जो हैं ये कंसिस्ट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को. तो इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जबकि मैटर वेव्स में ऐसा कुछ नहीं होता. इट इज सिंपली अ वेव. It is simply a wave. There is no electric and magnetic field in the case of matter wave. Second thing, हमने ये पढ़ा था electromagnetic radiations, they can travel through space, or we can say that they can travel through vacuum. तो यहाँ पर आ जाता है they can travel through vacuum means they do not require any medium for propagation. लेकिन मैटर वेव में क्या होगा? they require a medium. they require a medium for propagation. Third point, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं. they travel with the speed of light. और ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर भी सकती हैं और नहीं भी, वो डिपेंड करता है सब्सटेंस पे. Their velocity may be less than speed of light. लास्ट पॉइंट, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी हो तो इसकी वेवलेंथ हम कैलकुलेट करते हैं इस रिलेशन का यूज करके. लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू. तो आपको ध्यान होगा हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी थी मैक्सवेल की, तब उसमें ये रिलेशन लिखी थी C इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, वेयर म्यू इज फ्रीक्वेंसी, C इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ. लेकिन यहां पर अगर हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम यूज करते हैं डी ब्रॉगली रिलेशन का. लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स. तो ये डी ब्रॉगली रिलेशन जो है वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है. अब देखो बच्चों, डी ब्रॉगली रिलेशन जो है इसका अगर हम नेट इफेक्ट स्टडी करें
फिजिकल इंपॉर्टेंस, तो उसमें एक ही बात निकल के आई, देयर इज अ वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड विद एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस जब मूव करता है तो उसके साथ एक वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड रहता है। मतलब ये मैटर के अंदर वेव कैरेक्टर की बात कर रहा है, हर एक मैटर जो है उसके अंदर एक वेव कैरेक्टर छुपा हुआ है। अब दो साइंटिस्ट और आते हैं जो एक अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनको भी डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, इनको भी जो है वो सिमिलर रिजल्ट मिलते हैं जैसा कि डी ब्रॉगली ने बोला था। डेविसन और जर्मर 1927 में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफ्रैक्शन का। क्या था एक्सपेरिमेंट? इन्होंने एक निकल क्रिस्टल जो है इसके ऊपर एक्स रे को इरेडिएट करवाया। एक्स रे को निकल क्रिस्टल के ऊपर डाला तो एक्स रे निकल क्रिस्टल से टकराने के बाद डिफ्रैक्ट हो जाती है। इस डिफ्रैक्टेड एक्स रे को इन्होंने रिसीव किया एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, और फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव करने के बाद इनको एक ऐसा पैटर्न मिलता है। कुछ रिंग्स मिलते हैं जिनके बीच में लाइट रीजन होता है और रिंग्स जहां होते हैं वहां डार्क रीजन होता है। तो ये कंसेंट्रिक रिंग्स मिले इनको जब एक्स रे टकराती हैं निकल क्रिस्टल के साथ। तो इस तरीके से डार्क रीजन था और इनके बीच में लाइट रीजन था। तो ये इंटरेक्शन था एक्स रे का इस निकल क्रिस्टल के साथ। अब इन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया विद इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम एक रेडिएशन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बीम जब टकराई निकल क्रिस्टल से, यहां भी डिफ्रैक्शन हुआ, और डिफ्रैक्शन होने के बाद जब इसको भी फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव किया गया तो इसका जो पैटर्न था वो इससे मैच करता था। अब देखो बच्चों, एक्स रे जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, और क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे हैव वेव कैरेक्टर, मतलब ये एक वेव है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल है, और पार्टिकल का मतलब ये मैटर हो गया। तो मैटर जो है वो सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है जैसा कि एक वेव रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। इसका ये मतलब हुआ कि इस पार्टिकल के अंदर वेव कैरेक्टर जो है वो एसोसिएटेड है, वेव कैरेक्टर इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दिस पार्टिकल इज हैविंग अ वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड विद इट। ये एक्सपेरिमेंट था डेविसन और जर्मर का। एक्सरे का जो पैटर्न आ रहा था वही पैटर्न इलेक्ट्रॉन बीम का देखने को मिला। तो इन्होंने इस पैटर्न से, ये जो इनको फोटोग्राफिक प्लेट पे कंसेंट्रिक रिंग्स मिला, इसका यूज करके इन्होंने वेवलेंथ कैलकुलेट की। इलेक्ट्रॉन बीम के केस में वेवलेंथ कितनी आती है, और ये वेवलेंथ जो इनको मिली दैट इज इक्वल टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इनका जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल वैसा ही आया जैसा डी ब्रॉगली ने बोला था कि इस इक्वेशन का यूज करके आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ सेम थी। तब डेविसन और जर्मर ने ये बोला कि व्हाट डी ब्रॉगली इज सेइंग इज करेक्ट। There is a wave character associated with the moving electron, and this wave character it can be calculated by using this equation. We'll get the same result. तो अब आपको लिखना कैसे है इसको, डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट को, तो वो आप देख लीजिए यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट, an X-ray was irradiated on nickel crystal
where it gets diffracted and received on photographic plate. Full stop. On photographic plate, a pattern of concentric rings is obtained. Full stop. Second point, when electron beam was irradiated on nickel crystal, when electron beam was irradiated on the nickel crystal, then a similar pattern was obtained on photographic plate. Full stop. Since X-ray is a wave and electron beam consists of particle, but the results shows that the electron beam has some wave character associated with it. Full stop. और इसकी जब वेवलेंथ कैलकुलेट की गई, then the results were seen as when lambda is calculated, then it is found to be same as de Broglie wavelength. तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो डी ब्रॉगली के रिजल्ट को सपोर्ट करता है। तो ये हो गया डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स एक ही बात को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा तो इसके साथ एक वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड होगा। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है इट इज वेरी लाइट, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वेव की फॉर्म में ट्रैवल करेगा, ना कि स्ट्रेट पाथ में। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इसका स्ट्रेट पाथ नहीं होगा, बल्कि इसका वेव वाला पाथ होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास जो है वो बहुत कम है, इट इज वेरी लेस। इस वजह से इसका पाथ स्ट्रेट नहीं हो सकता। ये एक कह सकते हो कंक्लूजन है डी ब्रॉगली रिलेशन का। अब इसका जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर या बोर मॉडल से क्या रिलेशन है? देखो बच्चों, नील बोर ने एक स्टेटमेंट दिया था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। डी ब्रॉगली रिलेशन क्या कह रहा है? डी ब्रॉगली रिलेशन ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पे नहीं ट्रैवल कर सकता, बल्कि ये एक वेव की फॉर्म में जो है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ट्रैवल करेगा। ये एप्लीकेशन है डी ब्रॉगली रिलेशन का इस मॉडल के ऊपर। तो नील बोर के मॉडल का एक पोस्टुलेट जो है वो डी ब्रॉगली एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स जब आते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो कहीं ना कहीं गलत लगने लगता है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर सकता, वो एक वेव की तरह ट्रैवल करता है। अब आते हैं एक और एक्सपेरिमेंट पे, जो बोर के मॉडल के एक और पोस्टुलेट को जो है वो चैलेंज करता है। ये एक्सपेरिमेंट कहलाता है हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नील बोर ने अपने मॉडल में एक स्टेटमेंट दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है। इसको हम रेडियस के फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, R इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। ए नॉट क्या था? बोर रेडियस। तो रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की बोर मॉडल में, और वेलोसिटी जो है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी आएगी? इस इलेक्ट्रॉन की इस सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी कितनी होगी, इससे बाहर वाले सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी कितनी होगी, ये हम इन फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों यहां पर आप एक चीज देखते हैं, हिजेनबर्ग ने इन्हीं दो चीजों को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया कि हम चेक करते हैं कि रेडियस और वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की कितनी आती है किसी भी एटम के अंदर। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया इस तरीके से। एटम जो था, सबसे छोटा एटम जो है हाइड्रोजन का एटम जो है हम वो लेते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये फाइंड आउट करनी है और इसका मोमेंटम ये फाइंड आउट करना है। मोमेंटम क्यों? क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी हमें पता है, तो वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी अगर हम मोमेंटम निकाल लेते हैं तो वेलोसिटी पता चल जाएगी। तो हिजेनबर्ग ये दो चीजें निकाल रहे थे। इसके लिए इन्होंने यूज किया एक फोटोन के सोर्स को, मतलब एक रेडिएशन के सोर्स को। A source of photon was used. तो फोटोन सोर्स। अगर बच्चों फोटोन जो है ये खुद एक पार्टिकल की तरह होता है, मैक्स प्लैंक थ्योरी में हमने पढ़ा था। फोटोन एक पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, और फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का मास जो है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब देखो, दो सिमिलर बॉल्स जिनका वजन सेम हो, ये अगर आपस में टकराए तो क्या होगा? इनकी डायरेक्शन चेंज होगी, इनकी वेलोसिटी भी एक्सचेंज हो जाएगी। जो ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर रहा है वो दूसरे को, जिसकी वेलोसिटी मान लो कम है, उसको क्या करेगी? अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगी, तो इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद में बढ़ जाएगी। तो ये आपने पढ़ रखा है फिजिक्स में कोलिजन के अंदर। तो हम कोलिजन करवा रहे हैं यहां पर फोटोन का इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ये फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, टकराने के बाद में इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होने के बाद में हम इस फोटोन को जो है वो रिसीव करते हैं, और हम ये पता लगा लेते हैं ये कहां से आया है। तो उससे हमें क्या पता चल जाता है कि ये किस पॉइंट से इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, वहीं पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होगी। तो जब हमने पोजीशन को एग्जैक्टली या एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश की, तो उस चक्कर में क्या हुआ? वेलोसिटी चेंज हो गई, क्योंकि कोलिजन होगा तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम आप एग्जैक्टली पता नहीं लगा पा रहे, मोमेंटम जो है उसके अंदर क्या आ रहा है? चेंज आ गया। तो हमें वेलोसिटी नहीं पता लग पाई इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जब हम डिटरमाइन कर रहे थे तब। अब इन्होंने कई बार अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट किया कि मैं एक ही बार में इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर लूं, क्योंकि मोमेंटम हर बार चेंज हो जाता है पोजीशन जब हम निकालते हैं तब। तो इनको कभी भी इस मोमेंटम की जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती, क्योंकि कोलिजन जब भी होगा तो कोलिजन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कि हम पोजीशन पता लगा रहे हैं, मोमेंटम जो है वो पता नहीं लग पा रहा एग्जैक्टली। तो इन्होंने ये बोला कि हम एक ही इलेक्ट्रॉन की एक ही बार में पोजीशन जो है
ये एग्जैक्टली बता सकते हैं तो मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाता है, इसमें एरर आ जाती है। ये एग्जैक्टली नहीं पता लगा सकते हैं। और अगर मान लो तुमने किसी भी तरीके से मोमेंटम जो है इसको एग्जैक्टली पता लगा लिया तो तुम्हारी पोजीशन जो है उसमें उतनी ही ज्यादा एरर आएगी, वो तुम नहीं पता लगा पाओगे एग्जैक्ट। तो इनकी स्टेटमेंट ये थी, वी कैन नॉट डिटरमाइन, it is impossible to determine position and momentum of a moving particle या of a particle simultaneously, of a particle simultaneously with absolute accuracy। ये इनके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। अब इन्होंने एक इक्वेशन भी दी कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, एक्स हम मान रहे हैं पोजीशन को या लोकेशन को और पी हम मान रहे हैं मोमेंटम। तो डेल्टा एक्स जो है ये आ गई अनसर्टेनिटी या फिर कह लो एरर, अनसर्टेनिटी इन लोकेशन, और ये आ जाता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, सॉरी मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो अनसर्टेनिटी का मतलब एरर होता है बच्चों, अनसर्टेनिटी मतलब कितना एरर हो सकता है लोकेशन में और कितना एरर हो सकता है मोमेंटम में। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। ये स्टेटमेंट था हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का और ये इक्वेशन दी इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। अब देखो इस रिलेशन की जो है वो इंपॉर्टेंस क्या है। आपने जो स्टेटमेंट लिखी है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। अब देखते हैं, इफ एनी attempt is made to determine exact location of particle, then there is large uncertainty in momentum, and if there is attempt to measure exact momentum, then uncertainty in पोजीशन या फिर कह लो लोकेशन इज हाई। तो लोकेशन एग्जैक्टली डिटरमाइन करने की कोशिश करोगे, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, मतलब एरर आ जाएगी। और अगर मोमेंटम में एग्जैक्ट मेजरमेंट करने की कोशिश की तो लोकेशन में अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब देखो बच्चों, हम वापस उसी रिलेशन को लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी। आप न्यूमेरिकल पर्पस से क्या लोगे हमेशा, इज इक्वल टू h/4π। तो जो हमने इक्वेशन पीछे लिखी थी, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आप इक्वल टू यूज करना, न्यूमेरिकल यूज के लिए। ये चीज जो है वो कांस्टेंट है, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स है, और पाई जो है ये भी कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। अब चलो मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, आपके पास दो ऐसे नंबर्स होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट जो है वो 12 आना चाहिए। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम 4 into 3 12 लिख सकते हैं, 3 into 4 12 लिख सकते हैं, 2 into 6 12 लिख सकते हैं। अब देखो इन तीन प्रोडक्ट से क्या हमें यहां पर इंपॉर्टेंस पता चल रही है। ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन की अनसर्टेनिटी मोमेंटम की अनसर्टेनिटी से क्या है, ज्यादा है। हमने क्या किया, हमने पोजीशन की अनसर्टेनिटी को कम कर दिया, मतलब हम इसकी एग्जैक्ट रीडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये वैल्यू घट के हो गई 3। तो जब ये वैल्यू डिक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देखो 3 से हमने 2 करने की कोशिश की, इसको और ज्यादा एग्जैक्टली एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश की, तो ये नंबर जो है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे आप अनसर्टेनिटी इन लोकेशन को कम करते जाएंगे, अगर मैं इसको यहां पर 1 ले लूं तो अगला नंबर फिर 12 हो जाएगा। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जितनी ज्यादा कम करोगे, मतलब पोजीशन जितनी ज्यादा एग्जैक्टली फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, मोमेंटम जो है वो उतना ही बड़ा होता जाएगा, बिकॉज दिस वैल्यू इज फिक्स्ड। तो ये रिलेशन दिया था हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने इन दोनों चीजों को रिलेट करते हुए। तो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था ये, और इसके जो रिजल्ट्स जो हैं वो आगे नया जो मॉडल बनाया गया उसको बनाने में हेल्प करते हैं। तो अब हमारे पास नील बोर के एक और पोस्टुलेट जो है उसके ऊपर सस्पेंस आ गया। नील बोर ने जो रिलेशन दिया था रेडियस और वेलोसिटी निकालने के लिए, हिजेनबर्ग ये कह रहा है कि आप रेडियस निकालोगे तो वेलोसिटी नहीं निकाल पाओगे, वेलोसिटी निकालोगे तो रेडियस नहीं निकाल पाओगे एक साथ, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर आपको ये वैल्यू पता है तो ये वैल्यू आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, देयर विल बी एरर इन दिस वैल्यू। लेकिन नील बोर ने तो दोनों रिलेशन दे दिए थे, वो ये कह रहे थे कि भाई किसी भी इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकाल लो कभी भी और उसकी वेलोसिटी निकाल लो कभी भी। तो ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं हो पाया ये पोस्टुलेट। तो नील बोर के मॉडल में अभी तक क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स थे, ज़ीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ज़ीमैन इफेक्ट क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस अंडर द मैग्नेटिक फील्ड। स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। डी ब्रॉगली रिलेशन जो है उसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कुछ और ही बात कह रहा था। डेविसन और जर्मन ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो सेम वही बात बोलता है जो डी ब्रॉगली कह रहा था। हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो आया, इसने ये बोला कि हम एक साथ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम नहीं निकाल सकते। ये सारे एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे नील बोर के मॉडल में गलतियां जो है वो निकालते जा रहे हैं। तो इस वजह से नील बोर का मॉडल जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई इसके अंदर जो है वो काफी सारी कमियां हैं, दिस इज नॉट द आइडियल मॉडल। एटम जो है वो ऐसा नहीं है जैसा नील बोर समझ रहे हैं, उसको हमें बता रहे हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड। A microscope using suitable photon is employed. एक माइक्रोस्कोप लगा रखा है यूजिंग सुटेबल फोटोन, ये माइक्रोस्कोप फोटोन का यूज करता है। इज एम्प्लॉयड टू लोकेट, इज एम्प्लॉयड मतलब इसको हम यूज कर रहे हैं टू लोकेट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए यूज कर रहे हैं within a distance of 0.1 angstrom. What is uncertainty in velocity? अब देखो बच्चों, आपने जो माइक्रोस्कोप यहां पर प्रॉब्लम में दे रखा है, ये फोटोन एमिट करता है और ये जो फोटोन है ये इतने डिस्टेंस तक एग्जैक्ट रीडिंग दे सकते हैं, मतलब ये रेंज है, दिस इज द रेंज ऑफ माइक्रोस्कोप। रेंज का मतलब क्या हो गया, इतनी छोटी रीडिंग को ये एग्जैक्टली मेजर कर सकता है। अगर इससे छोटी रीडिंग जो है उसमें आप चले गए तो ये एग्जैक्ट रीडिंग अब नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो यहां पर एरर के चांसेस कितने हो गए, एरर के चांसेस इतने ही हो गए, जितनी रेंज होती है उतने ही मैक्सिमम एरर कर सकता है ये माइक्रोस्कोप, इससे ज्यादा बड़ी एरर नहीं कर सकता। तो ये रेंज ऑफ माइक्रोस्कोप है, ये एक्चुअल में अनसर्टेनिटी इन लोकेशन दे रखी है हमें। एरर इन लोकेशन जो आ सकती है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम आ सकती है, इससे ज्यादा एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हमसे पूछा क्या हुआ है, इसने पूछा वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी बताओ। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी क्या होता है, अनसर्टेनिटी मोमेंटम। अनसर्टेनिटी मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू डेल्टा वी।
तो देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास तो चेंज होगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो हमने डेल्टा पी को m इंटू डेल्टा वी लिखा। डेल्टा वी है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। डेल्टा x की वैल्यू दे रखी है 0.1, SI यूनिट में लेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -10 मीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14। तो यहां पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा वी की वैल्यू जो आती है दैट इज इक्वल टू 5.79 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो देखो वेलोसिटी में कितनी बड़ी एरर आ गई 10 की पावर 6, तो ऑलमोस्ट 10 की पावर 6 का मतलब हो गया 1 मिलियन। तो 1 मिलियन इतनी ज्यादा वेलोसिटी के अंदर एरर आएगी जब आप पोजीशन जो है वो कितनी ज्यादा प्रिसाइज करते हो 0.1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ तुमने लोकेशन जो है उसको आइडेंटिफाई किया कि वेलोसिटी के अंदर फिर जो है वो उतना ही बड़ा क्या आ गया एरर आ गया। तो ये हो गया न्यूमेरिकल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये AIPMT 2008 का क्वेश्चन है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आया था। एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वेलोसिटी दे रखी है 600 मीटर पर सेकंड, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस वेलोसिटी की एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी दे रखी है वेलोसिटी की 0.005%। तो इसका ये मतलब हो गया कि इतनी ज्यादा एक्यूरेसी अगर है तो इसमें एरर के चांसेस कितने हैं, तो वेलोसिटी जो है उसका एक्यूरेसी परसेंट निकाल लो। तो यहां पर हम निकालते हैं 0.005 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 600। तो इसकी एरर जो है वो कितनी आ जाएगी, इसकी एरर आ जाएगी 0.03 मीटर पर सेकेंड। इतनी एरर आ सकती है। एक बार ये समझ लो बच्चों, एक्यूरेसी का मतलब हमने जो रीडिंग निकाली है वेलोसिटी की वो इतने परसेंट तक हमारी एक्यूरेट है, मतलब इतनी छोटी स्केल के ऊपर हमने इस वेलोसिटी को मेजर किया है। तो एरर का चांस कितना रह गया, जो तुम्हारी एक्यूरेसी है इसको अगर तुम इस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो तुम्हारी रीडिंग इतनी एग्जैक्ट थी, तो मिनिमम एरर जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 0.03 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है डेल्टा एक्स डॉट एम इंटू डेल्टा वी, वेलोसिटी दे रखी है इसलिए एम इंटू डेल्टा वी लगाएंगे, h अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स हमें कैलकुलेट करना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। वेलोसिटी के अंदर एरर कितनी आ रही है, डेल्टा वी की वैल्यू आ रही है 0.03, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14। तो यहां से जब आप डेल्टा एक्स कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.93 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो देखो यहां पर डेल्टा एक्स जो है वो हमारे पास इतना छोटा आ रहा है जब एक्यूरेसी वेलोसिटी की हमारे पास इतनी थी तब। तो ये हो गए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के क्वेश्चंस। आपको जो असाइनमेंट मिलेगा वो आप सॉल्व कर लेना, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूडेड होंगे।